फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार एकेडमी पर। और आज हम बात करेंगे सीटेट फरवरी 2026। सीटेट फरवरी 2026 में पूछे जाने वाले ईवीएस के वह पीवाईक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा से ईवीएस में पूछा जाता है। जैसे यह जो सीरीज चल रहा है, यह चल रहा है 300 क्वेश्चन के लिए। जो सारा सीरीज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पीवाईक्यू है। यानी कि यह सारा सवाल जितना भी आपको कराया जा रहा है किसी न किसी ईयर्स में, किसी न किसी साल में पूछा गया है। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं ये 2014 का पेपर है। 2014 में ये पेपर जो है आया था सीटेट के एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि स्टार्ट करें आज के वीडियो को, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो अभी तक सीटेट में 1-2 नंबर से रह गए हैं या फेल हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल थोड़ा स्पीड में होगा क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। चलिए, सब लोग तैयार हो गए, कमेंट करके बता दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कांसा ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातु कौन सी है? देखिए, जो जो ब्रॉन्ज है वो धातु का मिश्रण है। एक से अधिक धातु से बना कोई भी जो धातु होगा यह होगा धातुओं का मिश्रण। तो यहाँ पर जो कांसा बनता है वो एल्युमिनियम और टीन से नहीं बनता है, लोहा से तो बिल्कुल नहीं बनता है, टीन यहाँ भी आ गया तो नहीं बनता है। तो बनता है कांसा तांबा और जस्ता से। तांबा का जो केमिकल नेम है जो क्यूपीरियस है या कॉपर है, और उसका सिंबल होता है Cu। और जस्ता का जो है जिंक है तो उसका सिंबल होता है Zn, है ना। तो जिंक यानी कि Cu प्लस Zn से बनता है क्या? तो आपको बनता है कांसा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। उबाल कर, गूंद कर, भून कर, सेक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर, सेक कर, तल कर, भून कर। देखिए, किसी भी खाने को पहले अगर आप उबाल दीजिएगा तो उसको आप गूंथ नहीं सकते हैं। अगर गूंथ भी दीजिएगा तो फिर भून नहीं सकते हैं, फिर तलना पड़ेगा। तो फर्स्ट तो ऐसे ही गलत हो गया। सेक कर, उबाल कर, बेल कर। देखिए, जब आप किसी खाने को सेक दीजिएगा, यानी कि रोटी अगर सेक दीजिएगा तो उसको उबाल नहीं सकते हैं, और फिर तो बेल बिल्कुल नहीं सकते हैं। तो आपको सेकंड भी गलत हो गया। तल कर, भिगो कर। जब आप किसी, मान लिया कि आलू के पकौड़े को ही पहले तल दिए तो फिर भिगो नहीं सकते हैं और फिर भून भी नहीं सकते हैं। तो थर्ड भी गलत हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपको फोर्थ, सेक कर, तल कर, भून कर। यानी कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि आलू के भुट्टे को हम लोग सेक कर, आलू को अरे मकई के भुट्टे को सेक कर, आलू को तल कर भुंजिया बनाकर, और कभी कभी आलू को भून करके भी खाते हैं। तो फोर आंसर यानी कि 62, यानी कि सेकंड, इस क्लास के सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन को चुनिए। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। 8,900 मीटर लिखा हुआ है। अच्छा, इसको सस्पेंस में रखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एनसीईआरटी कहता है 8,850। 8,850 अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 8,900 को ही हम लोग एवरेज मान करके चलेंगे। ऐसे हम लोग देखते हैं आगे का ऑप्शन। यह नेपाल का भाग है और इनकी चोटी की ऊंचाई 8,900 है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 है। या यह तिब्बत का भाग है और इनकी चोटी की ऊंचाई 9,850 है। बताइए कि 63 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, जल्दी बताइए। 63 का आंसर कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहले यह भारत का भाग नहीं है तो यहाँ थर्ड गलत हो गया। तिब्बत का तो बिल्कुल भाग नहीं है तो फोर्थ भी गलत हो गया। यह जम्मू कश्मीर का भाग भी नहीं है, नेपाल का भाग है, तो आपको फर्स्ट भी गलत हो गया। हाँ, यह नेपाल का भाग है, लेकिन यहाँ दिया हुआ 8,900। तो 8,900 अगर दिया हुआ है तो इसी को सही करेंगे, क्योंकि यह नेपाल का भाग, ये सही है। लेकिन कहीं कहीं 8,850 भी दिया रहेगा। तो जहाँ कहीं 8,850 और 8,900 दोनों दिया रहेगा और लिखा रहेगा कि नेपाल का ही भाग है, तो 8,850 के साथ जाइएगा। और अगर ऐसा लिखा रहेगा जैसे इसमें लिखा हुआ है कि नेपाल का भाग है लेकिन 8,900, तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया, लेकिन एनसीईआरटी में 8,850 लिखा रहता है। चलिए नेक्स्ट, रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक के बारे में बात लिखा हुआ है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक में ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़
कहाँ पाया जाता है। मान लो कि अगर इसकी पेड़ की ऊंचाई अगर 10 मीटर है तो 10 को 3 से गुना कर दो, यानी कि 300 मीटर डीप तक इसका जड़ गया हुआ होगा। ठीक, एग्जाम्पल समझ में आ गया? 30 गुनी का मतलब। तो यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में। ऐसा हम लोग पढ़े हैं एक लाइन में ईवीएस में। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय पाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान में बिल्कुल नहीं, अबू धाबी में बिल्कुल नहीं, रूस में बिल्कुल नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और अगर भारत में बोलेगा तो मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास 84th का जो आंसर हो गया वो थर्ड हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, आप लोग भी कमेंट कीजिए। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को, ये सारा क्वेश्चन जो है ये रेलगाड़ी वाला, मैप वाला हम स्किप करते हैं। एक दिन ये क्लास चलेगा जिसमें मैप और रेलगाड़ी दोनों होगा, और वह होगा आपको जिस दिन ये लास्ट क्लास रहेगा, यानी कि 300 क्वेश्चन जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो 300 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद यानी कि 10वें वीडियो में, 10th वीडियो में एक 11 वीडियो भी आएगा जिसमें हम मैप और रेलगाड़ी यानी कि रेल दूरी वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बता देंगे, हैंड रिटेन एक पेपर पे लिख करके वीडियो बना करके, क्योंकि इतने छोटे स्क्रीन पर ये सारा अटना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छी अवधि जनवरी से मार्च, जो अभी जनवरी चल रहा है, अभी से मार्च, अप्रैल से जून। अभी क्या कहीं पर से आप लोग पता है कि अभी जो है लीची मिलता है? नहीं मिलता है। लीची मिलता है आपको जब लहर चलता है तब, अप्रैल में। तो आप जनवरी से मार्च नहीं बोल सकते हैं, अप्रैल से जून भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तो लीची निकलना स्टार्ट हो जाता है। और लीची के वजह से ही मधुमक्खी पालन जो है मुजफ्फरपुर जैसे बिहार वाले इलाके में संभव है। जुलाई से सितंबर में नहीं, अक्टूबर से दिसंबर इसका राइट आंसर होगा। और इसको शॉर्ट में आदि याद रखिएगा, आदि, ऐसे आदि होना चाहिए लेकिन आदि, आदि फॉर अक्टूबर, आदि फॉर दिसंबर। तो यहाँ पास 6 क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो 4th आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अभी तक उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जिन लोगों के पास अभी तक हमारा वीडियो नहीं पहुंचा है। चलिए 7th नंबर का क्वेश्चन, खेजड़ी अरावली में जो क्राइसिस आया हुआ है, वहाँ राजस्थान के लोग भी इसलिए ही लड़ रहे हैं क्योंकि खेजड़ी को बचाया जा सके। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में यह कथन है, यह कौन सा कथन ऐसा है जो खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही है? यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं, या जल पाइप डाल करके जल निकालते हैं। देखिए, खेजड़ी वृक्ष के बारे में लगभग 3 कथन सही है, 1 2 3, और ये गलत है। ये जो कथन है ये रेगिस्तानी ओक के बारे में सही है, तो ये गलत हो गया। तो जहां 4th है वहां काट दीजिए। 4th गलत, 4th गलत, 4th गलत। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ठीक, देखिए कितना आसानी से हो गया। जो गलत था उसको अगर पकड़ लिया, फिर ऑप्शन देखें, जो जो जहाँ जहाँ 4th था उसको कट कर दिए, बस वो जो राइट था वो चला आया। तो आप इस तरह का ट्रिक लगा सकते हैं आपके एग्जाम में भी, उसके लिए भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। हाथी के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं, या हाथी दिन में 8 से 10 घंटे ही सोते हैं। बताइए कि हाथी के विषय में कौन सा कथन आपके हिसाब से सही होगा जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा है? जल्दी बताइए, बताइए हाथी के विषय में सही कथन। चलिए देखते हैं। ये गलत है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे नहीं सोता है, ये भी गलत है। अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, ये सही है। तो 68 यानी कि 8 का क्वेश्चन नंबर 2 इज 8 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। नीचे दिए गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है और इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट, अब बताइए 10 से 12 फुट ऊपर में बना रहता है। यह किस क्षेत्र की बात हो रही है? बताइए, घर बना रहता है 10 से 12 फुट ऊपर में। चलिए अब तो पकड़ लीजिएगा आप लोग तुरंत, क्योंकि हम एनसीईआरटी के 1 लाइनर में और एनसीईआरटी कंटेंट में दोनों में पढ़ाए हैं, तो आप लोग पकड़िए तो थोड़ा सा,
हम दोनों में पढ़ा चुके हैं, वन लाइनर में भी और एनसीईआरटी जो केवीएस के बुक का जो था, केवीएस के बुक से जो था डायरेक्ट एनसीईआरटी कंटेंट, उसमें भी पढ़ा है। 10 से 12 फुट ऊंचे पर बने रहते हैं, लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? आंध्र प्रदेश में, असम में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में। देखिए, बांस पर जो घर बनता है वो असम में बनता है। बांस पर घर कहाँ बनता है? असम में, क्योंकि असम में बाढ़ ज़्यादातर आता है। तो उत्तराखंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश काट दीजिए, असम इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप चले जाइए प्ले लिस्ट में, वन लाइनर एनसीईआरटी देख लीजिए मेरे प्ले लिस्ट में, या फिर लिख लीजिए यूट्यूब पर वन लाइनर एनसीईआरटी ईवीएस सीटेट बाई सार एकेडमी, या फिर उससे भी डिटेल में समझना है तो सीटेट एनसीईआरटी कंटेंट बाई सार एकेडमी लिख करके देख लीजिए, या प्ले लिस्ट में चल जाइए। उसमें आपको सारा घर वर के बारे में, पक्षी के बारे में सब चीज़ मिल जाएगा, स्लोथ से लेकर के उत्तराखंड और असम में पाए जाने वाला सारा ये यार घर। ब्रेल लिपि में, अच्छा ब्रेल लिपि, आज लगता है कि आज ब्रेल दिवस है, 4 जनवरी है आज, 5 जनवरी, 4 जनवरी, हाँ हम 4 जनवरी को वीडियो बना रहे हैं। हाँ, आज 4 या 5 जनवरी के आसपास ब्रेल दिवस भी होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए तो ब्रेल दिवस कब है? 4 या 5 जनवरी के आसपास ही ब्रेल दिवस भी होता है। तो ब्रेल दिवस कब है, कमेंट करके बताइए। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 4 बिंदु पर, 6 बिंदु पर, 8 बिंदु पर, 10 बिंदु पर। तो 4, 8, 10 काट दीजिए, 6 बिंदु पर। ब्रेल लिपि का शुरुआत किसने किया था? लुई ब्रेल ने। कब किया, किसने किया था? लुई ब्रेल ने। ठीक है, 6 बिंदु इस तरह से आपको लगे रहते हैं और इसी पर वो लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? यानी कि कभी कहीं कहीं 180 डिग्री लिखा रहता है, तो कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि लगभग जो है 360 डिग्री घुमा लेता है। कौन? चलिए हम थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं। जो 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 पक्षी पीछे तक अपने गर्दन को घुमा लेता है, वो पक्षी ब्लैक एंड व्हाइट में भी देखता है किसी भी चीज को। अब बता दीजिएगा आप लोग। उल्लू इज राइट आंसर। ठीक है, झटके से मैना घुमाती है, कौवा और कोयल होगा नहीं, तो लेकिन उल्लू इज राइट आंसर, तो उल्लू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 72, यानी कि 12वां सवाल। हमारे देश के भाग में खाने की चीज़ों जैसे टैपियोका, नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं, और इन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। कहाँ? टैपियोका कहाँ होता है? टैपियोका कहाँ के लोग खाते हैं? लगभग जो है आपको नारियल के तेल में। तो बता दीजिए तो टैपियोका कहाँ पास बनता है? टैपियोका एक फल है जो अपने आंगन में पकाया जाता है। तो केरल में नारियल के तेल में टैपियोका पकाया जाता है और बहुत मज़ेदार होता है ये टैपियोका। ठीक है, केरल में। ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी ज़रूर खाने का सुझाव देता है। वह मरीज किस रोग से पीड़ित होगा? देखिए, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी, इस सब में होता है आयरन। क्या होता है? आयरन, यानी कि लोहा होता है। तो तो ये लोहा की कमी से, यानी कि आयरन की कमी से होने वाला जो रोग होगा, वही रोग इस आदमी को हो गया होगा, यानी कि इस व्यक्ति को भी वही रोग हुआ होगा। तो यहाँ बस एनीमिया होता है, खून की कमी, और खून की कमी आयरन की कमी से ही होता है। तो एनीमिया सही आंसर होगा अगर गुड़, आंवला या हरी पत्तेदार सब्जी खाने के लिए बोला गया है तो। ठीक है, एनीमिया इज राइट आंसर। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। चलिए नेक्स्ट, कुछ पक्षी, क्या है? कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुने अधिक दूरी तक देख सकते हैं। कौन सा ऐसा पक्षी है जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं? चील की नजर रखो उस सवाल पर जो सीटेट में पूछा जाता है। हम लोग बोल देते हैं ना, चील की नजर रखो, गिद्ध के जैसा नजर रखो उस सवाल पर जो सीटेट में पूछा जाता है। बाज की नजर रखो, बाज की नजर, तो चील, बाज और गिद्ध होगा। कौवा सिर्फ टरटराने का काम करता है और ये सारा फाख्ता सब नहीं होगा। तो यहाँ पर थर्ड आंसर इज राइट आंसर। नजर के लिए चील, बाज और गिद्ध। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की स्थिति और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी, दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में, या दक्षिण और पूर्व, उत्तर तथा पश्चिम में। बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए मैप दिखाना होगा, और मैप दिखाने के लिए मैप दिखाना होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड,
उत्तर और दक्षिण में भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की स्थिति, हिमाचल प्रदेश इस तरफ होगा तो हाँ यहाँ पास हो जाएगा उत्तर और उसके बाद दक्षिण इस तरफ, है ना, उत्तर दक्षिण में होगा, ठीक है, उत्तर दक्षिण में होगा। मैप में देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। मैप के लिए भी एक अलग अलग से क्लास चलेगा जो सिर्फ मैप का ही उसमें सवाल होगा, तो एक दिन हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक। ईवीएस संक्षेपण अर्थ प्रयुक्त होता है एनवायरमेंटल स्किल्स, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज या एनवायरमेंटल स्टडीज। ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो ईवीएस का फुल फॉर्म 1-2 का बच्चा भी बता देगा, एनवायरमेंटल स्टडीज होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज। फोर आंसर इज राइट, फोर ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? क्वेश्चन है निगेटिव में, तो जो ऑप्शन होगा वो निगेटिव वाला ऑप्शन ही सही आंसर होगा। तो हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि नहीं जो पूछता है सीटेट में वो बहुत खतरनाक ऑप्शन होता है नहीं। तो पढ़ते हैं सवाल ऑप्शन को। कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया के साथ जोड़ना, ये तो ईवीएस का सीडीपी ये बात कहता ही है कि बाहर से दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाइए। तो लेकिन सवाल क्या है, नहीं में है, तो नहीं जो होगा वो नहीं का ही ऑप्शन सही होगा, यानी कि निगेटिव ही निगेटिव को सपोर्ट करेगा। शिक्षक कक्षा में बड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना, ये तो अच्छी बात है, इसको भी अभिप्रेरित करना अच्छी बात है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना, यह भी अच्छी बात है। तो 1 अच्छी बात है, 3 अच्छी बात है, 4 अच्छी बात है, पूछा गया खराब बात, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब पॉजिटिव है, निगेटिव सेकंड है और पूछा गया सवाल निगेटिव में, तो निगेटिव भाई निगेटिव, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 78 यानी कि 18वां क्वेश्चन। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनात्मक प्रश्न पूछती है। इसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य क्या है? आंचल क्लास 5 में पढ़ा रही है, आंचल नाम की टीचर, वो हमेशा ऐसा सवाल करती है जो कल्पना पर जोर दे, कल्पना परक हो और हमेशा जो है जांच पड़ताल वाला प्रश्न पूछती है। आप ईवीएस जब भी पढ़ाओ तो ऐसा ऐसा काम दो कि जाओ पत्ती 10 ठो 10 तरह की पत्ती खोज करके लाओ, तो इसमें क्या होगा, जांच पड़ताल वाला काम होगा, है ना। तो ऐसा सवाल आंचल भी करती है, आंचल बहुत अच्छी टीचर है, आप लोग भी अच्छे टीचर बनेंगे। तो पहले सीटेट पास कर लीजिए। अवलोकन कौशल को बढ़ावा दे रही है, संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा दे रही है, चिंतन कौशल को बढ़ावा दे रही है, बोलने संबंधी कौशल को बढ़ावा दे रही है। आप लैंग्वेज के क्लास में नहीं है इसलिए बोलने संबंधी पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जब जब हिंदी सीडीपी पढ़ेंगे तब बोलने संबंधी पर विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ तो फोर्थ कट गया। अच्छा, असंवेगात्मक मत दीजिए। और उसका अवलोकन मतलब देखना होता है, देखने से रिलेटेड तो टास्क दी नहीं है। चिंतन और कौशल यानी कि जब बच्चा कल्पना करेगा तो चिंतन करेगा और जांच पड़ताल करेगा तो उसके अंदर स्किल आएगी। तो थर्ड आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट 79 यानी कि 19वां क्वेश्चन। कक्षा 3 के शिक्षार्थी को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ते समय नालिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है, ठीक, प्रयोग करती हैं। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्रण दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। और ऑप्शन क्या है, इसमें कूट दिया हुआ होगा जरूर। और क्या है, विद्यार्थियों को नजदीक के को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों की ध्यान से देखने के लिए कहना। नालिनी निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का उपयोग कर रही है? अपनी पाठ्य योजना का पालन करने के लिए, बहुविधीय शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या दूसरी शिक्षकों और अभिभावक को प्रभावित करने के लिए, या शिक्षार्थियों के तर्क शक्ति को विकास करने के लिए। देखिए यहाँ थर्ड तो तुरंत काट दीजिए। सिर्फ दिखावे के लिए अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप कभी भी टीचर बन ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा टीचर आपको बनना भी नहीं है। तो बताइए कि सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका क्या होगा? तो थर्ड तो हम काट दिए। अच्छा, बहुविधि और शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अपनी पाठ्य योजना नहीं, ये भी नहीं, तो यहाँ पास हो जाएगा सेकंड, ठीक। 19 यानी कि 79 का सेकंड आंसर इज राइट आंसर। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? शिक्षार्थियों के खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, क्या ये सही है? खेल के मैदान में, है ना, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में,
एक टीचर है जो सिखा रही है या पढ़ा रही है खेल जो हम खेलते हैं, तो उसमें स्टूडेंट की ज़्यादा भागीदारिता सुनिश्चित करने के लिए, ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व होने के लिए क्या करना होगा? शिक्षार्थी को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग-अलग दिनों में अलग-अलग तरह का खेल खिलाना, विभिन्न खेलों के लिए कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद कराना तो कार्ड दीजिए। उसके बाद क्या है, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधित कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित समान परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। चलिए थर्ड तो हम काट दिए, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में जो सही आंसर है उसको आप लोग बताइए कमेंट करके, जल्दी बताइए। ऐसा देखने वाला भी काम नहीं करना है, यहाँ पर सबसे अच्छा काम हो गया फर्स्ट, कि खेल के मैदान में ले जाओ और उन्हें अलग-अलग दिनों में अलग-अलग तरह का खेल दिखाओ, खेल खिलाओ, उसके बाद वो याद कर लेगा कि कौन खेल का क्या नियम है और उससे वो सीख भी लेगा कि हम कौन खेल कैसे खेलते हैं। तो फर्स्ट आंसर इज़ राइट आंसर। करके सीखने पर किसने बल दिया था, अब बताइए। लर्निंग बाय डूइंग पर किसने बल दिया था, ये बताइए, क्योंकि बच्चा खेल के मैदान में गया तो करके सीखा। कमेंट करके बताइए लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट किसने दिया है, क्योंकि बच्चा जब गया खेल के मैदान में तो करके सीखा। तो बताइए कौन दिया है। और ईवीएस में ज़्यादातर ऐसा ही लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? पाठ में दो दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, कार्य दीजिए। प्राइमरी टीचर आप हैं, बनने वाले हैं, व्याख्या आपको नहीं करना है, बच के रहना है। दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलाप को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप को चिन्हांकन वाले आरेख बनाना या जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना। बताइए सही आंसर क्या होगा। टू, थर्ड, फोर्थ में आंसर को आप लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो हम काट ही दिए हैं। फोर्थ आंसर इज राइट आंसर, जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना, क्योंकि चर्चा जब करते हैं तो बच्चा इन्वॉल्व होता है। चर्चा करना, खेल के मैदान में खेलना, करके सीखना, कुछ चीज़ खोजना, रिसर्च करना, ये सारी चीज़ आपको ईवीएस के सीडीपी में सही होता है, ईवीएस के बाल मनोविज्ञान में सही होता है। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। शीतल नाम है किसी टीचर का, वो पढ़ाती है जीव जंतु, ठीक। तो वो एक योजना बनाती है जिसमें चिड़ियाघर बच्चे लोग को घुमाने ले जाना है। तो यह खाली जगह में शिक्षार्थियों का मदद करेगा। तो चिड़ियाघर घूमना बच्चे को किस चीज़ में मदद करेगा? जीव जंतु संरक्षण के कौशल के विकास में, दैनिक समय सारणी की चर्चा बदलाव में, कक्षा कक्षीय अधिगम का वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, या जीव जंतु के पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। बताइए कि कौन सा सही होगा। फर्स्ट आप काट दीजिए, सेकंड काट दीजिए, फोर्थ काट दीजिए, थर्ड इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 83 को करते हैं। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें श्याम परपट पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। शालिनी कोई टीचर है, क्लास 5 में पढ़ा रही है, पोषण पर आधारित प्रकरण से इंट्रोडक्शन करवाना चाहती है। तो सबसे पहले शालिनी क्या करेगी? आप भी जब जाइएगा सरकारी स्कूल में या किसी स्कूल में, तो या फिर प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू देने, हमने भी बहुत सारा प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू दिया है, तो सबसे पहले बोर्ड वर्क किया जाता है और जो वहाँ पर पीछे बैठ करके जो देखते हैं वो बोर्ड वर्क से ही जज करते हैं। लेकिन सही क्या है ये देखते हैं कि श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख खींचना बनाना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षार्थी से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करें। देखिए ये सारा सही है, लेकिन जो चौथा है वो ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि बच्चा इसमें खुद से कर रहा है और फिर उसको देख रहा है, फिर एक पेज में वो लिखेगा, तो इसमें सारा चीज़ आ गया। तो फोर्थ आंसर इज राइट आंसर। चलिए 83 का हो गया। 84, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम से में नहीं है का अनुपालन करें। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। इनमें से कौन सा चरण सही है? पहले क्या करना है? प्रश्न पहले लिख लेना है या पहले ब्लूप्रिंट तैयार करना है? आप बताइए कि कौन सा इसमें जो होगा आंसर वो सही होगा। आप अगर एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्या पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो देखिए सही चरण क्या है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे वो समझिए। सबसे पहले रूपरेखा डिजाइन तैयार करेंगे, बाद में फिर क्या करेंगे, एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे कि ये कैसा प्रश्न बनना है, फिर जा करके आपको प्रश्न लिखेंगे और सबसे लास्ट में जो है प्रश्न पत्र का संपादन यानी कि फाइनल कर देंगे। तो यहाँ पास जो आंसर सही हो रहा है
वो सेकेंड आंसर सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 85। 85 ये है कि हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन का ना रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच कराना। सबसे अच्छा क्या रहेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए, क्योंकि आप लोग सभी जान रहे हैं कि पॉल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बताइए सबसे सही क्या होगा। सबसे सही होगा 1, आने जाने के लिए ज़्यादातर जो है आपको सोशल ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, बस, ट्रेन, इस तरह की चीज़ों का, ऑटो, इस सब का। ठीक है, चलिए कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने पर का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है। अधिक हस्तप्रक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, या गहन गहन जांच परख और कल्पनात्मक प्रश्न पूछना। ये सही आंसर क्या होगा। अगर क्लास 5 का बच्चा है तो उसमें उसमें क्या करना है, जिज्ञासा ज़्यादा लाना है। तो फोर्थ आंसर ऐसा दीजिए जिसमें बच्चा जो है कल्पना करे और क्यूरियस रहे। जैसे कि हम लोग जब टीवी सीरियल देखते हैं तो क्या होता है, मान लिया कि एक टीवी सीरियल दे रहा साथ निभाना साथिया, तो जैसे ही कोकिला जाएगी गोपी को देखने, ऐसे किचन में इंटर मारेगी, बस वहीं पर सीरियल ख़त्म, फिनिश हो जाएगा। और फिर दूसरे दिन आपको देखने का मतलब इमोशन जगेगा कि दूसरे दिन क्या होता है, क्या कुकर में चना है रहता है या कुकर में पानी रहता है। कल देखेंगे ज़रूर, 7 बजे आपको फिर याद आ जाएगा कि चलो फिर देखते हैं उस सीरियल को। तो इस तरह के सवाल भी इसी तरह के आपको देना है जैसे कि आपका हरकत होता है अपने से। तो यहाँ पर बच्चे को भी ऐसा सवाल देना है जिसमें बच्चा जो है ज़्यादा जांच परख करे, ज़्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगे। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील करना, बिजली के स्रोतों के विषय में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पनात्मक और चिंतनात्मक कौशल का विकास करना, या शिक्षार्थियों को समान जानकारी का आकलन करना। चलिए 87 का जो राइट आंसर होगा वो आप हमको कमेंट करके बताइए। थर्ड आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट थोड़ा चलते हैं जल्दी जल्दी में, है ना, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। 88 कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों की समान जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अक्सर अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, या विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, या शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। क्लास 5 है और पाठ पुस्तक में पाठ सर्वेक्षण और लेखन से रिलेटेड आपको सवाल पूछना है। चलिए क्या आंसर होगा। सेकेंड आंसर इज राइट आंसर। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। चलिए नेक्स्ट 89। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलाप का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन करना, या फिर यहाँ पर लिखा है लास्ट ऑप्शन जो है आपको विद्यार्थियों को कटी लकड़ियों को भंडार दिखाना, उद्देश्य प्राप्त करना और गतिविधियों में उनसे सबसे कम प्रभावी होना। तो 89 का जो आंसर होगा वो क्या होगा कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर इज राइट आंसर होगा क्योंकि सबसे लॉन्ग आंसर यही है। इसको आप पढ़ लेंगे डिटेल में। ठीक, यहाँ पर फोर्थ आंसर इज राइट आंसर। फोर्थ डी हो जाएगा, है ना, इसमें हो जाएगा डी। ठीक, 90 और लास्ट। अच्छा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला रुक जाइए थोड़ा सा। तो यहाँ लिखा है, सवाल क्या है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों को समझ के स्तर पर विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उससे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए, यानी कि शीला ने जो पढ़ाया उस विषय में शिक्षार्थी नहीं समझ पाए। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, ऑप्शन को पढ़ते हैं। उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पत्ती का प्रयोग नहीं किया था, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। यहाँ पर शिक्षार्थी की गलती बताई जा रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
गलती टीचर का होगा या सिस्टम का होगा। यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, ऐसा भी नहीं है। शिक्षार्थी को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। रोचक क्यों नहीं लगा? क्योंकि टीचर अच्छे से पढ़ाया नहीं। तो 2, 3, 4 गलत हो गया। सही आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें टीचर की गलती है। टीचर ने टीचिंग मेथड अच्छे से यूज़ नहीं किया। अगर अच्छा टीचिंग मेथड यूज़ करता तो ये जो स्टूडेंट है इनको सारी बात समझ में आती। यानी कि जब भी बच्चा फेल होगा तो समझिए कि टीचर फेल हुआ, नहीं तो सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, तो ये बात आप लोग सब याद रखिएगा। कमेंट करके ये बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो पूरे प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास ऐसे करके देख सकते हैं। आज का क्लास जो है वो 5th क्लास है, और ये 5th क्लास में आज हम लोग कर चुके हैं 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन के साथ आज ही जो कंप्लीट हो रहा है वो 150 क्वेश्चन हो रहा है। और मैप, ट्रेन और डायरेक्शन, ये सारा सवाल जो है एक दिन आपको कॉपी पर बता दिया जाएगा, और वो दिन होगा लास्ट वीडियो, यानी कि इसका 300 MCQ सीरीज़ का जो कंप्लीट सीरीज़ होगा उस दिन आपको बता दिया जाएगा। जब तक के लिए शेयर करते रहिए इस वीडियो को, प्लेलिस्ट को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब रिकमेंडेशन में हमारा वीडियो जाता रहे। जब तक के लिए आप देखते रहिए स्टार अकेडमी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।